आज मैं इस वीडियो में मैं आपसे एक हिंदुस्तानी नौजवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो 100 साल पहले आईएएस बने। आईएएस को उस समय आईसीएस कहा जाता था और इसका फुल फॉर्म होता था इंपीरियल सिविल सर्विस। तो आइए जानते हैं उनकी आईएएस बनने की पूरी प्रक्रिया। फ्रेंड्स, साल है 1920, स्थान है इंग्लैंड और सुबह का वक्त है। और जैसे ही सुबह मॉर्निंग पोस्ट नाम का अखबार ब्रिटेन के घरों में पहुंचा। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा सिंह स्वागत करती हूं यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में। पहुंचा है, पूरी की पूरी दुनिया में तहलका मच जाता है। हालांकि अखबार बटा है इंग्लैंड के लंदन शहर में, लेकिन ये जो समाचार है पूरी दुनिया में आग की तरह फैलती है। और समाचार छोटी सी थी और वो यह कि सुभाष चंद्र बोस नाम का एक नौजवान है जिसने न केवल आईसीएस बना है बल्कि उसे 4th रैंक मिली है। सच पूछिए तो यह खबर ब्रिटेन वासियों को अंदर से हिला देने वाली, क्योंकि ब्रिटेन जो था उस समय पूरी की पूरी दुनिया पर इस बहाने राज्य करता था कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के जो लोग हैं वो सुपीरियर हैं और भगवान ने, ईश्वर ने इनके ये दायित्व दिया है कि ये जो दुनिया का दूसरे देश हैं जो असभ्य हैं उन्हें सभ्य बनाएं। तो सच पूछिए तो सुभाष चंद्र बोस ने सफलता हासिल करके उनके इस विश्वास को, इस दावे को खंडित कर दिया। तो आइए जानते हैं कि आफ्टर ऑल सुभाष चंद्र बोस ने कैसी इतनी बड़ी सफलता हासिल की, और वह भी उस दौर में जबकि हिंदुस्तान पर ब्रिटेन का अधिकार था। तो आइए इसे सिलसिलेवार इसे देखते हैं। दोस्तों, उस समय अंग्रेजी जानना सबसे बड़ी, आप कह लीजिए, योग्यता हुआ करती आईसीएस बनने के। और इस मामले में सुभाष चंद्र बोस खुशकिस्मत थे तो उन्हें बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, क्योंकि उनका जो परिवार था वह उच्च वर्गीय परिवार था और उनके पिता बहुत प्रसिद्ध वकील थे। तो उनका पूरा का पूरा परिवार, उनके घर माहौल पूरा का पूरा अंग्रेजी भाषा का था। वो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े तो उनको अंग्रेजी अच्छी आती थी। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा ये सुनकर के कि उनको बंगला आती ही नहीं थी। आप सोच करके देखिए तो अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी थी। सेंटर केवल लंदन हुआ करता था आईसीएस का, यानी कि एग्जामिनेशन के लिए आपको लंदन जाना है, तैयारी करने के लिए भी लंदन जाना है। और इसके लिए लगभग उस समय 10,000 रुपये की जरूरत हुआ करती थी। सौभाग्य की बात थी कि यह भी सुभाष चंद्र बोस के पिता के पास था। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जिन भौतिक स्थितियों की जरूरत होती थी वो सुभाष चंद्र बोस के पास थी। इसके साथ ही साथ एक बात और भी कि वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे। हाई स्कूल तक वो हमेशा टॉपर रहे। ग्रेजुएशन में उनकी 2nd पोजीशन आई। उन्होंने फिलॉसफी से ग्रेजुएशन किया, यानी कि उनके पास वो सारी बातें थी, वो सारी चीजें थी जो आईएएस बनने के लिए जरूरी होती थी। लेकिन एक बात उनके पास नहीं थी कि कभी उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे आईएएस भी बनना है, जबकि वो अपने सामने देख रहे थे कि वे हिंदुस्तानी जो आईसीएस बन के आए थे वो कितने रौबदार जीवन जी रहे। और उस समय किसी भी युवा का आज की तरह कह लीजिए आईसीएस बनना एक सबसे बड़ा सपना होता था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस में ये सपने नहीं थे। एक बार की बात है कि जब वो कोलकाता से अपने घर कटक लौट रहे थे तो उनके जो पिता हैं अपने बड़े बेटे से बात कर रहे थे और बात ये हो रही थी कि क्या सुभाष को लंदन भेज दिया जाए आईसीएस बनने के लिए। उसी समय जब सुभाष पहुंचे तो उनके पिता ने कहा कि अगर तुम आईसीएस बनना चाहते हो तो 24 घंटे के अंदर मुझे अपना निर्णय बताओ। न जाने क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने कुछ ही देर बाद कहा कि हाँ ठीक है, मैं लंदन जाऊंगा, मैं जाना चाहता हूँ, मैं आईसीएस बनूंगा। तैयारी की गई, उनको लंदन भेज दिया गया। और अब आप देखिए कि वहाँ क्या हुआ। मुझे लगता है ये जानना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि उनके लिए जो अभी
IAS की तैयारी कर रहे हैं। सुभाष को एडमिशन लेने में 4 महीने की देरी हो गई। सिर्फ 8 महीने का वक्त उनके पास, पूरी की पूरी तैयारी करने के लिए केवल 8 महीने का वक्त। और मालूम है उन्हें सब्जेक्ट कितना पढ़ना था? 9 सब्जेक्ट। और आपको सुनकर के बहुत आश्चर्य होगा या यूं कह लीजिए कि मजा आएगी, वही सब्जेक्ट होते थे जो लगभग आज हैं। क्या आप जानना चाहते हो वो सब्जेक्ट कौन थी? एक था इंग्लिश कंपोजिशन, जिसे आप अभी कंपलसरी इंग्लिश कह लीजिए। दूसरा जियोग्राफी पढ़नी होती थी, लेकिन जियोग्राफी में सर्विंग ऑफ मैपिंग 2 बहुत महत्वपूर्ण थे और सुभाष चंद्र बोस के लिए ये दोनों बिल्कुल नए थे। हिस्ट्री में उस समय यूरोप की हिस्ट्री पढ़नी होती और इंग्लैंड का भी इतिहास पढ़ना था, लेकिन इसके लिए फ्रेंच जानना जरूरी था। और ये भी सुभाष चंद्र बोस के लिए नया था कि वो फ्रेंच सीखे, फ्रेंच जाने। इकोनॉमिक्स पढ़ना होता था, इंग्लैंड का जो लॉ होता था वह पढ़ना होता था, संस्कृत पढ़ना होता था। ये सारे के सारे विषय उनको पढ़ना होता था और उनके पास केवल 8 महीने का वक्त था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा लिखी है द इंडियन पिलग्रिम। हिंदी में भी यह बुक आ चुकी है, भारतीय तीर्थयात्री के नाम से। मैं तथ्य जो ले रही हूँ वह अफवाह नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। उनके आत्मकथा में ही तो तथ्य मिले हैं, वही मैं आपको सामने रख रही हूँ। आप यूं कह लीजिए कि सुभाष की बातों को मैं अपने जुबान के जरिए आप तक पहुँचा रही हूँ। 8 महीने का सिर्फ वक्त सुभाष के पास था। सुभाष ने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं कि मैं इतना परेशान था कि मेरे सामने केवल लेक्चर अटेंड करने, आकर के तैयारी करने, इसके सिवाय कुछ रह ही नहीं गया। पढ़ना ही एक प्रकार से मेरा मनोरंजन बन चुका था। उस समय मैंने कितनी मेहनत की है मैं क्या बताऊं, यानी कि शब्द ही नहीं थी बताने को। लगातार वो इसी में लगे हुए और फिर वो लिखते हैं, मैं अपने सामने ही देख रहा था कि वहाँ सालों साल लोग तैयारी कर रहे हैं और सफल नहीं हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि सुभाष चंद्र बोस को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी सिचुएशन में इतने कम समय में इतने सारे विषय हैं और मैं ICS बन जाऊंगा। चलिए दोस्तों, एक दिन भी आया जिस दिन एग्जाम की शुरुआत हुई और 1 महीने तक ये परीक्षा चली। अब आप फिर एक दुर्भाग्य उनका देखिए, परीक्षा होती रही, वे देते रहे। एक पेपर हुआ करता था जो मैंने इंग्लिश कंपोजिशन का नाम लिया, जिसमें एक इंग्लिश का एसे हुआ करता था, जिसमें संस्कृत में ट्रांसलेशन करना होता था। सुभाष चंद्र बोस जी ने पूरा ट्रांसलेट कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पहले रफ वर्क किया था और जब अपने फेयर पन्नों पर उतारने लगे, इसी बीच में घंटी बजी और उनकी कॉपी छीन ली गई और 150 नंबर का जो ये प्रश्न है वो पूरी तरह छूट गया। और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते ही उन्होंने अपने घर वालों को सूचित कर दिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पेपर खराब गए हैं। वो निश्चिंत हो गए कि परिणाम बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सामने है, सवाल ही नहीं उठता है कि मेरा सिलेक्शन होगा। एक दिन रात में एक दोस्त का फोन आया कि तुम ICS बन गए हो और तुम्हारी रैंक 4। सुभाष चंद्र बोस ने उसे मजाक समझा, लेकिन सुबह जैसे ही मॉर्निंग पोस्ट अखबार आया, सुभाष चंद्र बोस चकित रह गए। यह सच था जो उन्होंने यकीन नहीं किया था, वह यकीन अब ठोस सच्चाई में बदल चुका था। दोस्तों, ये जो सुभाष चंद्र बोस को सफलता मिली, हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि आखिर में ये हासिल कैसे की। क्या सच में उनके सामने जो सफलता का रास्ता था वो आसान सा था? मेरी बातों को सुनने के बाद आपको लगा कि उनके सामने कितने चैलेंजेस थे और वो सारी की सारी चैलेंजेस को सुभाष ने पार किया, उनका मुकाबला किया और बड़े संतुलन के साथ मुकाबला किया। आखिर ये सब कैसे हुआ? आखिर उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटी थी, उनके मानसिक संरचना किस प्रकार की कि वो ऐसा करते गए? और मैं एक बात बताना चाहूंगी कि ये एक व्यक्ति सुभाष
सुभाष की सफलता नहीं है, ये उस दौर में हिंदुस्तान की सफलता थी। उन्हें हिंदुस्तान की नहीं बल्कि उन सारे देशों की सफलता थी जो उस समय अंग्रेजों के गुलाम थे। इसलिए मैंने कहा कि पूरी दुनिया में इस खबर से सनसनी फैल गई और ब्रिटेन उदास हो गया था। कैसे कर पाए? उनकी सारी की सारी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के बाद मुझे 2 गुण सबसे महत्वपूर्ण मालूम हुए हैं और वे हैं मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ और खासकर इस पर्पस से रखने जा रही हूँ कि मुझे अभी भी लगता है कि किसी भी ऐसा युवा के लिए जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों गुण बहुत ही मूलभूत गुण हैं। ये होने ही चाहिए। हालांकि जो मैं पहला गुण बताने जा रही हूँ वह जरूरी नहीं है कि वो आपके अंदर हो, लेकिन अगर है भी तो उससे आपको घबराने की बात नहीं है। उसे आप ओवरकम कर सकते हैं। अपने ऑटोबायोग्राफी की शुरुआत के ही पन्नों में सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुत ही चौंकाने वाली बात लिखी है। वो पढ़कर के कहीं न कहीं मैं अंदर से थोड़ा हिल भी गई थी। उन्होंने लिखा है कि बचपन से ही मुझ में अपने आप को अनुपयोगी या यूं कह लीजिए कि अमहत्वपूर्ण मानने की भावना बहुत गहरे रूप से घर कर गई। इसे आप फिलॉसफी की भाषा में इसे आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित थे। मुझे मालूम है कि हम में से ज्यादातर लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित रहते हैं क्योंकि हमारा समाज कुछ इस तरह का है, हमारी स्थितियां इस तरह की हैं कि ज्यादातर लोग इससे ग्रसित रहते हैं। ये कभी भी हमारे विकास का बाधक नहीं होता है। सच पूछिए तो जो सही मायने में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित रहते हैं वो फिर से उबरने के लिए वो कुछ ऐसा करते हैं कि मैं कुछ बन जाऊं कि लोग मेरे उस उपलब्धि को देख और इस इंफीरियरिटी को भूल जाएं। मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर और जिस तरह से सुभाष चंद्र बोस ने बात लिखी है कि उन्होंने यही किया और शायद उन्होंने कुछ ही घंटों में जो निर्णय बता दिया कि नहीं मैं ICS बनूंगा, तो उनके पीछे उनकी ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स काम कर रही थी कि यदि मैं ICS बन गया तो कम से कम मैं अपने बारे में जो सोच रहा हूँ कम से कम वो तो खत्म हो जाएगी और उन्हें मुक्ति मिली। दूसरी बात, उन्होंने अपने बचपन की सारी बातें उनमें लिखी हैं, खासकर ICS बनने तक की ही घटना का उसमें चर्चा किया है। उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो जो भी काम करते थे उसमें पूरी तरह से लग जाते थे, उनमें फिर कोई समझौता नहीं करते थे। उन्होंने कई तरह के इस बीच में काम किए हैं। मतलब वो बहुत पढ़ाकू किस्म के नहीं थे कि रात दिन पढ़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ उसमें लगन, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर लग कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगी कि जब वे कोलकाता से कटक लौट करके आए तो वहाँ के स्कूल में बंगला भाषा सिखाई जा रही और उनको बंगला का ABCD नहीं आता। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा। 7 महीने मिले। 7 महीने में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बंगला भाषा सीख और न केवल स्कूल में टॉप की बल्कि उस पेपर में भी टॉप किया। क्या भाषा सच में सीखना इतना आसान होता है कि कोई 7 महीने में सीख करके टॉप कर जाए? इसके पीछे कारण ये था कि वो जिसमें लग जाते थे उसमें लग जाते थे। कोलकाता में उन्होंने पढ़ाई की, हायर एजुकेशन भी उन्होंने कोलकाता से ही ली। वो बाकायदे अपने क्लास में मॉनिटर लीडर हुआ करते थे और जब वो अपने क्लास का नेतृत्व कर रहे थे तब फिर वो क्लास टीचर हो चाहे वो प्रिंसिपल ही क्यों न हो, उनका विरोध करने में कभी पीछे नहीं हटे। ये जानते हुए भी कि इससे मेरे एकेडमिक कैरियर को नुकसान पहुंच सकता है और ऐसा हुआ भी। उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और साथ ही साथ ये लिख भी दिया गया कि उन्हें दूसरे किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जाए और तब तक उनका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था। लेकिन क्योंकि वो उनकी ड्यूटी थी तो उससे ड्यूटी से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसके बाद वो सामाजिक कार्यों में लग गए, टीम बनाई और सामाजिक कार्यों में लग
लग गए और वहाँ भी पता लगा कि वे एक लीडर के रूप में इमर्ज हो रहे हैं। वहाँ भी वो पहले के ही स्थान पर हैं और इसके बाद उनको लगा कि ये सब फालतू की बातें हैं। आध्यात्मिकता में उनको रुचि होने लगी। उन्हें लगने लगा मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, तो उनके लिए भी वह निकल गए और वहाँ भी फिर फिलॉसफी से उनकी बैकग्राउंड था। वहाँ भी उन्होंने कमाल कर दिया, यानी कि वो जहाँ जाते वहीं कमाल करते थे। अब आप उनके मस्तिष्क का विरोध दें, क्योंकि दोस्तों अगर मैं किसी चीज को बहुत ही ज्यादा चाहता हूँ, शिद्दत से चाहता हूँ, तो सीधी सी बात है कि उनके लिए कुछ भी करूँगा, उनके लिए कुछ भी करूँगी। लेकिन उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि चाहता तो नहीं हूँ, चाह नहीं रहा हूँ, लेकिन उसमें पूरी तरह जुट गया हूँ। आपको लगता है कि ये इतना आसान है? सुभाष चंद्र बोस का आईसीएस बनना इसी तरह का था। वो अंग्रेजों का विरोध करते थे, वो अंग्रेजों के पक्ष में नहीं थे, आईसीएस का वैभवशाली जीवन नहीं जीना चाहते थे। ये अट्रैक्ट नहीं करता है और सोचिए कि फिर वो बनकर दिखाते हैं जिसे आप चाह नहीं रहे हैं, उसे पाने के लिए आप इतनी बुरी तरह से जुट जाते हैं। क्या ये आसान आपको लगता है? उन्होंने लिखा है कि जब आईसीएस का रिजल्ट आया तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि अब मुझे उनकी नौकरी करनी थी जिनके लिए मेरे मन में बिल्कुल भी प्रेम, श्रद्धा और सम्मान का भाव नहीं था। सोच करके देखिए आप नतीजा क्या निकलना। नतीजा ये निकला कि 7 महीने बाद उन्होंने अपना त्याग पत्र भेज दिया, रिजाइन कर दिया। उन्हें समझाया जा रहा है, उनके पिता समझा रहे हैं, उनके बड़े भाई जिन्हें वो अंग्रेज समझा रहे हैं। जब वे अपना रेजिग्नेशन के लिए इंग्लैंड ऑफिस पहुंचते हैं तो वहाँ जो ऑफिस हुआ करते थे, जो ऑफिसर हुआ करते थे, वो समझा रहे थे, लेकिन डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करनी है। तो यहाँ मैं केवल बताना ये चाहती हूँ कि जब आप इस तरह के साइकोलॉजी में होते हैं कि आप एक ऐसी चीज में लगे हुए हैं जो आपको मिलने के बाद भी आपकी नहीं होनी है, तो सोच करके देखिए कि उसमें लगन पैदा कर पाना, उसमें डूबना कितना मुश्किल काम होता है। और सुभाष चंद्र बोस ने ये जादू करके दिखाया। तो दोस्तों ये थे सुभाष चंद्र बोस की दास्तान और मुझे लगता है कि जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे, इस पर ध्यान से विचार करेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी अपनी तैयारी के लिए बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, एनर्जी के छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे जो आपको आईएएस बनाने में बहुत मददगार होगा। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन हिट कर दे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।